हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। लास्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ पढ़ लिया था। ठीक है, लास्ट टॉपिक जहाँ खत्म हुआ था लास्ट लेक्चर में वो ईएमएफ था इंड्यूस माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, इसको आप फाइव बी लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी कॉयल के क्रॉस की बात कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न उसमें n है तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस एम डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ऊपर फार्मूला और नीचे वाला सेम ही है। एन का इंट्रोडक्शन कर दिया। अगर कॉयल है, किसी कॉयल के क्रॉस हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल रहे हैं, और नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो उसमें जो कॉइल्स की संख्या है वो ज़्यादा है, यानी कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो इसी पे कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 6.1, 6.2, 6.3, तीन एग्जाम्पल है, तो वन बाय वन देखेंगे। 6.1, ठीक है, इसमें कह रहा है कि आप एक एक्सपेरिमेंट लीजिए 6.2a। तो देखिए 6.2a में एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक कॉइल है, ठीक है, ऐसे कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ठीक है, और इसी के ठीक है पैरेलल में एक और कॉइल है, में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है किससे, बैटरी से। ठीक है, तो जब इसमें करंट फ्लो होगी, मान लो इसमें बैटरी वो लगा दिया, ठीक है, तो होगा क्या कि, ठीक है, जब इसमें हमने बैटरी लगा दिया, ठीक है, और करंट जब फ्लो होगी, सोर्स ऑफ एनर्जी ये है, तो इससे जब एनर्जी मिलेगी तो करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा तो कॉइल के थ्रू जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और इसके क्रॉस जो, इसके एक्सिस के क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस कॉइल के थ्रू जब पास करेगा, ओके, इसके एक्सिस से जब पास करेगा फील्ड लाइंस, तो क्या होगा, इसमें इंड्यूस करंट मिलेगा। इंड्यूस करंट मिलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये तो फॉर 6.2 एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये बुक में जो तीन एक्सपेरिमेंट दिया है ना, जिसमें क्या किया है, एक जगह कॉइल लगाया है, दूसरी तरफ मैग्नेट दिया है, एक तरफ कॉइल लगा के दूसरी तरफ कॉइल लगा के उसको बैटरी से जोड़ दिया, और दोनों तरफ क्या किया है, कॉइल वाला सिस्टम लिया है 6.3 में, और ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और क्या किया गया है, वो दोनों को स्टेट रखा गया, स्टैटिक रखा गया। इस केस में क्या कर रहा है, मूविंग हो रहा है, यानी कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें दिया गया, और इसको इसके पास ले आया जा रहा है कॉइल को, फिर इससे दूर ले आया जा रहा है, ऐसा कुछ होगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6.2 का एक्सपेरिमेंट का ये बात कर रहा है। इसी में क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए पॉइंट कि व्हाट वुड यू डू ऑब्टेन द लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इसमें हमको ज्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए। सपोज दैट इसमें ड्यू टू दिस क्या हुआ, फील्ड जनरेट हुआ, तो फील्ड जनरेट हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण जो मिला, वो जब फील्ड लाइन इससे पास होंगी तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा ये, ठीक है, तो वो करंट क्या होगा, रीड किया जाएगा गैल्वेनोमीटर के द्वारा। जब गैल्वेनोमीटर के द्वारा रीड किया जाएगा तो अब इसकी वैल्यू को अप या डाउन करने के लिए जो इससे फ्लक्स लिंक हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि जब इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी आप दे रहे हो, करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट, ठीक है ना, इसके एक्सिस के क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, फिर उसके बाद हम देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि व्हाट वुड यू डू ऑब्टेन द लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इसमें फॉर लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर हमको क्या करना पड़ेगा, लार्ज डिफ्लेक्शन का मतलब है कि फ्लक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फील्ड है वो क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसके लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे समझो कि फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दी है और वो वेरिएबल हो साथ में, तो वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसके लिए देखो क्या क्या कर सकते हो, मान लो ये कॉइल है, इस कॉइल के एक्सिस में एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दो, क्या करो,
फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में लाइक सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको क्या करो, इसके एक्सिस के क्रॉस क्या करो, रख दो, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कि एक आप रॉड ले लो सॉफ्ट आयरन का, उसको क्या करो, इसको कॉइल C2 नाम दे दो, इसको C1 नाम दिया उसमें फिगर में, ठीक है। तो C2 के क्रॉस क्या करो, सॉफ्ट आयरन इसके एक्सिस के क्रॉस, जहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, उस एक्सिस के क्रॉस क्या करो, मान लो ये कॉइल है और इसके एक्सिस के क्रॉस कोर में आप क्या करो, ले जाओ कौन सा, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक का काम क्या होता है, इसके पहले लेक्चर में हो चुका है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का काम होता है वो फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो एक काम तो ये हो गया। फिर उसके बाद से आपसे क्या पूछा है, हाँ यही चीज पूछा है, ठीक है। कुछ और पूछा है क्या, चलिए। अब दूसरा चीज क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, जो हम दे रहे हैं तो इसमें करंट जनरेट हो रहा है, तो इस जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, इसकी वैल्यू को क्या करो, इंक्रीज कर दो, यानी कि पोटेंशियल को क्या करो, बढ़ा दो। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया कि आप क्या करो, पोटेंशियल को बढ़ा दो। और दूसरा चीज क्या है कि ये जो फ्लक्स जो इसके इसकी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, पहला वाला क्या है, फर्स्ट यूज, ठीक है ना, आयरन कोर थ्रू, ठीक है ना, कॉइल C2, ठीक है ना, अक्रॉस एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ कॉइल। एंड दूसरा पॉइंट आप क्या कर लो, इंक्रीज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल V, इसको बढ़ा दो। और तीसरा आप क्या करो, ठीक है ना, कॉइल C2, ठीक है ना, इसको क्या करो, इसकी स्पीड को बढ़ा दो, ऐसे समझो कि इसको टुवर्ड्स दिस कॉइल क्या करो, रैपिडली इसको, जिस मान लो इसमें एनर्जी आपने दे दी, इसके थ्रू क्या हुआ, आपको करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड मिला ना। अब हमको क्या मिलता है, करंट ज्यादा, एक केस में और मिल सकता है, जब आप क्या करो, इसको जो हमको क्या मिलता है, तभी करंट मिलता है जब रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा तेज वेरी करेगा उतना ज्यादा वैल्यू मिलेगा। तो आप क्या करो, इसको तेज करो, रैपिडली, ठीक है ना, मूव कराओ, ठीक है, टुवर्ड्स द कॉइल C2, रैपिडली मूव टुवर्ड्स कॉइल C1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो चेंज इन फील्ड है वो थ्रू दिस कॉइल, थ्रू दिस, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और क्या होगा उसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ करंट है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो तीन तरीका है, एक तो क्या करो, इस एक्सिस के क्रॉस क्या करो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक सॉफ्ट आयरन को इंट्रोड्यूस करो, जिससे क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो जो वेरिएबल, जो क्या हो रहा है, वेरिएबल फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो भी काम कर जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। बस इतना याद रखना, वेरिएबल करंट कांस्टेंट नहीं, मतलब वेरिएबल फील्ड वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। दूसरे केस में क्या करो, वैल्यू ऑफ जो वोल्टेज है वो बढ़ा दो, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो बढ़ेगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। थर्ड क्या करो कि इस कॉइल को, जिसके क्रॉस आप एक्सिस के क्रॉस आप क्या कर रहे हो, एनर्जी देके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हो, उसकी वैल्यू, उसको इससे लिंक कराओ, रैपिडली इसको मूव कराओ इसकी तरफ। तो क्या होगा, इसके थ्रू फ्लक्स ज़्यादा मिलेगा, और उससे क्या होगा, आपका इंड्यूस करंट मिलेगा, इंड्यूस करंट मिलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। तो ये हो गया 6.1 क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसमें क्या पूछा है, ये ए पॉइंट था इसका। अब इसमें बी पॉइंट पूछा है, देखिए बी पॉइंट क्या पूछा है कि हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस करंट इन एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इफ, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर एब्सेंट, देन वी यूज अ स्मॉल, ठीक है ना, बल्ब, ठीक है ना, फॉर, ठीक है, स्मॉल बल्ब,
ठीक है, स्मॉल बल्ब के थ्रू क्या होगा, जब फ्लो होगा करंट तो क्या होगा, ये ग्लो कर जाएगा। ठीक है, आफ्टर फ्लो ऑफ करंट और इंड्यूस करंट, ठीक है ना, इंड्यूस करंट, करंट बल्ब विल ग्लो। ठीक है, सो वी नो द करंट। ठीक है ना, यानी कि हम क्या करेंगे, हम जान जाएंगे कि नो अबाउट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना, हम ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे, चलो पूरा कर दे रहे हैं, अबाउट द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि आप कुछ नहीं है भाई, गैल्वेनोमीटर नहीं बोला था, ऐसा तो बोला नहीं, कुछ और नहीं ले सकते, गैल्वेनोमीटर के एब्सेंस में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसके क्रॉस फ्लो हो तो पता चले। तो गैल्वेनोमीटर की जगह पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बल्ब लगा देंगे, बल्ब में जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, हाँ वो बात अलग है कि इफिशियंसी उसकी कम ज़्यादा वो देखनी पड़ेगी कि कितने लेवल का है, लेकिन स्मॉल क्यों बोला गया, इसीलिए कि ताकि लाइट एम्पियर भी करंट फ्लो हो तो क्या हो, इंड्यूस वैल्यू कितनी है, ज़्यादा है कम है, वो हम यहाँ प्रैक्टिकली बस हमको ये पता करना है कि अगर गैल्वेनोमीटर नहीं है तो कुछ और लगा दीजिए जिसमें करंट फ्लो हो तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे, तो बल्ब यूज कर लीजिए। बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपका 6.6 आपका 1 हो गया एग्जाम्पल। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुछ नहीं, अब ये 6.2 करते हैं। ठीक है, चलिए 6.2, 6.2 में क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम प्लेस वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। ठीक है, वर्टिकली उसको ईस्ट वेस्ट प्लेन में एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, चलिए देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेन ले लीजिए सीट। ठीक है, और क्या किया, स्क्वायर है ना, ठीक, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये स्क्वायर है। ओके, इसका कितना साइड है, 10 सेंटीमीटर है, और इसको ऐसे ही प्लेस किया गया, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिएगा वो आर की वैल्यू दिया है 0.5 ओम, प्लेस वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके, इधर ईस्ट इधर वेस्ट मान लीजिए। फिर क्या कह रहा है, a uniform magnetic field is 0.1 टेस्ला is set up across the plane in नॉर्थ ईस्ट। देखिए तो ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो क्या करिए, यहां से लाइन खींच लीजिए, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड को किधर किया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बी है, मान लीजिए ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, मतलब एकदम नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, अगर ये प्लेन है, कोई ऐसे प्लेन है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर या तो इधर से देखेंगे तो इस सरफेस के लिए इधर होगा और उस सरफेस के लिए उधर होगा। तो हम कहेंगे अगर इधर से देखा जाए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर आएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये कितने का एंगल है, 45 डिग्री। तो बी और ई के बीच में एंगल, बी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना, ये बी है। ठीक है, ए एंड बी इज 45 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद से द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है 0.1 टेस्ला। ठीक है, चलिए जो बोला वो लिख लिया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है,
ओके आगे कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.7 सेकेंड, ठीक है ना। इसको B1 मान लीजिए, इसको B2 मान लीजिए 0 टेस्ला इन कितना टाइम 0.7 सेकेंड, ठीक है। तो होगा क्या, हम क्या करेंगे, यानी कि फ्लक्स में चेंज आएगा। यानी कि फ्लक्स चेंज कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, एक बार इतनी वैल्यू एक बार इतना, इतनी इतने एंगल पे इतना वैल्यू दे रहा है और ये कुछ समय बाद वैल्यू जो है वो 0 है। यानी हम क्या करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस कितना वो निकालेंगे। तो वैल्यू निकालिए, देखिए -d∅/dt होता है अगर केवल मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा d∅/dt, d∅ मतलब फाई, ठीक है ना, डिफरेंस लेना है ऐसे समझो। तो φ1 माइनस φ2 अपॉन में डेल्टा t। φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, BA cos 45 माइनस, ये देखो दूसरे केस में 0 है ना, तो 0 इंटू ए इंटू कॉस थीटा, हमको नहीं पता चलिए रहेंगे, अपॉन में टाइम कितना है 0.7। चलिए बी पहले वाले में कितना था, ये B1 कर लीजिए, कंफ्यूजन 0.1 एरिया वेक्टर, ये देखो 10 सेंटीमीटर है ना इसका, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब है एरिया निकालेंगे तो 10 गुणे, तो एक मीटर में कर लीजिए, सेंटीमीटर है ना, तो साइड को मीटर में करेंगे तो 10 सेंटीमीटर को 0.1 गुणे 0.1, ये हो गया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, साइड का स्क्वायर, तो साइड मतलब 0.1 इंटू 0.1, तो ये यहाँ लिख दिया। और cos 45 1 अपॉन में √2, ये तो 0 हो गया, उसको भूल जाइए, नीचे 0.7, ठीक है। तो सॉल्व करने पे वैल्यू देखेंगे, अब ये वैल्यू आ गई। अब आपकी देखिए 0.1 0.1 0.1 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3, एक 0.1 10 की पावर -1 होता है, तो कितना है 3 है, 10 की पावर -3 इंटू 1 अपॉन में √2, आइए 0.7, ठीक है। अब इसके बाद से इसको सॉल्व करने पे लगभग जो है ये आ गया आपका EMF, कितना आया है 1.0 मिली वोल्ट, ठीक है। 10 की पावर -3 को मिली बोल दीजिए और इतने को सॉल्व करने पे लगभग 1 आया है, ठीक है। मैं बुक में सॉल्व है तो मैं देख के लिख दिया बस, ठीक है। अब क्या पूछा है आगे, फाइनल डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF, EMF की वैल्यू आ गई, एक तो आंसर ये हो गया आपका। और आगे क्या पूछा है, करंट, करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, EMF अपॉन में रेजिस्टेंस, EMF की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -3 मिली वोल्ट है, तो वोल्ट में करेंगे तो, और रेजिस्टेंस इसका कितना दिया हुआ था 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, 2 पर आया, तो यानी 1/0.5 कितना होगा 2, ठीक है। ये हो गया आपका इतना एम्पियर, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं करना था, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें कोई सरफेस है, उसके क्रॉस क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप देख लीजिए कितना मैग्नेटिक फील्ड पहले केस किधर थी, बाद में कैसा है कंडीशन, उसके हिसाब से पहला फ्लक्स निकाल लीजिए, दूसरा केस में निकाल लीजिए, दोनों को डिफरेंस ले लीजिए, तो चेंज इन फ्लक्स वैल्यू आ जाएगी। उस केस में कितने देर में वो फ्लक्स में चेंज आया है वो टाइम नीचे आप लगा दीजिए, आपका जो है EMF की वैल्यू आ जाएगी। EMF की वैल्यू जैसे ही आएगी बस सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 6.2 हो गया। अब हम करेंगे 6.3, चलिए 6.3 क्वेश्चन। 6.3 में देखते हैं क्या है, देखिए क्या कह रहा है, सर्कुलर कॉइल है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 500 टर्न एंड रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम इज प्लेस्ड विद द परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल है, बना लीजिए, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, इसको प्लेस किया गया है परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इसका रेडियस कितना दिया है भाई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 500, ओके। एंड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है कॉइल का 2.0 ओम दिया हुआ है, एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। मैग्नेटिक फील्ड B जो है BE
सॉरी बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी ई होता है ना कॉस थीटा, तो डायरेक्ट वैल्यू ही दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, कितना दिया हुआ है भाई, नहीं दिया हुआ है। ओके, उसके बाद से कह रहा है इट इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल डायमीटर 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड एस्टिमेट द, ठीक है। और देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे हम बी एच ही लिख रहे हैं, बी का जरूरत नहीं है। कितना दिया हुआ है 3.0 10⁻⁵ टेस्ला, ये डायरेक्ट आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है जो कि इस कॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ओके दैट्स इट। इसके बाद से पहले आपसे कहा जा रहा है कि जो कॉइल है इट इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर मतलब ये, इसके अबाउट अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट कराओगे तो होगा क्या, जैसे मान लो ये कॉइल है, अगर इसको 180 डिग्री, ठीक है ना, मान लो ये कोई पेपर है, ठीक है ना, ये कॉइल है, अगर इसको 180 डिग्री रोटेट कराओगे तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा। बस क्या होगा, ये जो डायरेक्शन ऐसे समझो, ये इधर दिखा रहा है, इसके रेफरेंस में डायरेक्शन इधर दिखाएगा, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो अगर ऐसे समझो कि अगर इस कॉइल है शुरू में जो भी जिस जिस स्थिति में है, अगर हम उस केस में जो एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे और जैसे ही इसको पलटेंगे, जैसे मान लो ये पहले अभी ऐसे था, अगर हम इसको 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दें या 180 डिग्री, ठीक है, देखो इतने पे है 90 डिग्री का मतलब इतना, और 180 का मतलब पूरा, ठीक है। तो अगर मान लो ये कॉइल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया वेक्टर, अब ये कॉइल है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका एरिया वेक्टर अगर हम मान लें, इधर से हम देख रहे हैं सरफेस को, तो एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, इधर की तरफ। अब जैसे ही इसको रोटेट कराओगे तो जिस सरफेस को अभी आप देख रहे थे उसका एरिया वेक्टर उधर था, जब ये 180 डिग्री, अभी मान लो ये ऐसे है, तो इधर से देख रहे एरिया वेक्टर इधर आया, अभी ये ऐसे पलट गया, तो अभी सरफेस को देखो तो एरिया वेक्टर इधर आएगा। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, φ1 निकालो, क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है, इज फर्स्ट, ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, केस 2, ठीक है ना, थीटा बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर अब क्या हुआ, जब ये पलट जाएगा पूरी तरह से 180 डिग्री रोटेट कर रहा है खुद ही, तो क्या होगा, जैसे मान लो ये है, अगर ये पहले एरिया वेक्टर ये इधर से देख रहा है तो एरिया वेक्टर उधर पड़ रहा है, इधर से देखने पे एरिया वेक्टर हमारी तरफ पड़ता है, तो बी इधर एरिया वेक्टर उधर, एंगल दोनों के बीच में, ठीक है 0 डिग्री। लेकिन जैसे ही इस सरफेस को पलट दिए कितना 180 डिग्री, यानी कि पूरा ऐसे, तो ये सरफेस इधर हो गया, अब इसको देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ और बी अभी भी उधर की तरफ है, तो ठीक है, तो उस तरीके से 180 डिग्री, तो φ1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बस एक ही फर्क आएगा, एंगल का फर्क आएगा, बी और ए तो कॉमन रहेगा, तो बी ए और यहाँ cos 0 की वैल्यू 1, ये हो गया बी ए। φ2 निकालोगे तो बी ए cos 180, तो बी इंटू ए cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, ये आ जाएगा माइनस बी ए। अब क्या करो, डेल्टा फाई निकालो, ईएमएफ निकालो, तो ठीक है डेल्टा फाई कर लो अपॉन में टी, कितना हो जाएगा, तो चेंज निकालना φ1 - φ2 अपॉन में डेल्टा टी कर लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी ए, हम मैग्नीट्यूड निकालें, ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस लगा के ये ब्रैकेट में माइनस करेंगे, यहाँ पे डेल्टा टी कितना आ जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, बी ए प्लस बी ए अपॉन में डेल्टा टी, ये आ गया 2 बी ए अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। ओके, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट, ओके, इंड्यूस इन द कॉइल, ओके, सेम क्वेश्चन पूछ दिया, तो देखिए सबसे पहले हमको पहला पूछा है ईएमएफ, ईएमएफ वही आ जाएगा 2 बी ए अपॉन में डेल्टा टी,
तो 2 बी की वैल्यू आपको 3 इंटू 10⁻⁻5 और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 0.1 का स्क्वायर, ठीक है ना, सर्कुलर है, अपॉन में। अच्छा, कितने नंबर ऑफ टर्न्स से 500 थे ना, तो ईएमएफ निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स को भी शामिल कर लेंगे। ओके, ये तो फ्लक्स में चेंज आया है ना। अब जब ईएमएफ निकालेंगे, फ्लक्स को भी आप एन डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो इसमें आप उसको आप शामिल कर सकते हैं, कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 500 गुणे ये 2 क्या आया था, हाँ 2 इंटू बी की वैल्यू इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में डेल्टा टी। ये कितना दिया है भाई, कितने देर में ये काम हुआ था, 0.25 सेकेंड, ठीक है ना। टी वैल्यू दिया हुआ था 0.25 सेकेंड में आपका ये, ठीक है ना, 180 डिग्री ऐसा कुछ बोला था कि इसको रोटेट किया गया है अबाउट द डायमीटर 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड में। तो ठीक है, टी बराबर 0.25 सेकेंड फॉर रोटेशन फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ वैल्यू बस पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आई है इसकी, 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये ईएमएफ की वैल्यू आई है। अब करंट निकालना है तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई आर, ई की वैल्यू 3.8 10⁻³ और आर की वैल्यू रेजिस्टेंस कितना दिया था 2, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे 1.9 10⁻³ एम्पियर। ओके, तो इस तरह से ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल जो है, ये 3 एग्जाम्पल था जो सॉल्व हो गया, ठीक है। वो अब हम इसके बाद से इस टॉपिक पे देखते हैं क्या है। देखिए, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। लेंज लॉ, देखो बहुत ही आसान लॉ है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें क्या कहता है लेंज लॉ कि अभी जो आप पढ़ रहे हो कि हम इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट, ठीक है, की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट क्या हो रहा है, जब हम कोई फिनोमिना, ठीक है ना, ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है या इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है या इंड्यूस करंट आ रहा है, तो ऐसा क्या कर रहे हैं कि ऐसा मिल रहा है हमको। ऐसा इसलिए मिल रहा है कि जब हम मान लो कोई कॉइल ले रहे हैं, ठीक है, मान लो ये कॉइल लिए, ठीक है, इसको हमने, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसको हमने, ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ओके, और इसी के पैरेलल में एक और कॉइल ले लिया, और इसमें हमने क्या किया, बैटरी लगा दिया, ठीक है। तो जब इसके क्रॉस करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, सॉरी करंट आएगा, करंट का फ्लो होगा, उसको इंड्यूस करंट बोलेंगे, या इसकी वजह से ईएमएफ, भाई जब करंट मिलेगा तो क्या होगा, ईएमएफ भी ऑटोमेटिक हो ही गया, कि पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा डेफिनेटली कॉइल के क्रॉस। तो कहने का मतलब ये है कि लेंज लॉ देखो क्या कहता है। सपोज देखो हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें काम किया और इसमें कुछ नहीं किया, फिर भी इसमें हमको करंट या ईएमएफ मिल रहा है, ठीक है, दैट इज द इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट। तो हम केवल इसमें कार्य कर रहे हैं, इसमें ऐसा हो रहा है। तो देखो ये चीज नहीं थी, ये जनरेट की गई, पैदा हुई कैसे, इसमें कुछ किया गया। तो जो चीज इसमें किया गया ना, जैसे ये चीज नहीं थी, ठीक है, तो जो चीज नहीं थी उसको हमने क्रिएट किया, और जो चीज नहीं थी उसको हमने क्रिएट किया, तो वो क्या करता है,
जो चीज क्रिएट हुई है वो हमेशा उस बात का अपोज करता है जिसकी वजह से वो क्रिएट हुआ है। समझिएगा ध्यान से, क्रिएटर कौन है? ये है, ठीक है, इसने क्रिएट किया। ऐसा क्रिएट किस में हुआ? इसमें। इसमें जो क्रिएट हुआ वो इनकी वजह से हुआ, तो इन्हीं का ये अपोज करेंगे। किस तरीके से? तो देखो, हम क्या कह रहे हैं कि मान लो एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू दिस सोर्स ऑफ एनर्जी दिस, ठीक है। इसमें मान लो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे। मान लो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, तो किसी भी तरीके से मान लो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी हम इसको मैग्नेट से भी लेकर समझा लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज का अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो मान लो ये कॉइल ऐसे है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आएगा? अगर हम इसको निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। कोई कॉइल है मान लो ये, अगर इसमें फ्लो ऑफ करंट ऐसे हो रहा है इस तरह से गोल गोल ड्यू टू सोर्स ऑफ, तो करंट, ठीक है ना, अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे क्रॉस द एक्सिस, तो इसके एक्सिस के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा उसके डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे करेंगे ना, कर्ल करेंगे और टुवर्ड द सेंटर, तो इधर मिलेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो मिला वो ऐसे मिला, इस डायरेक्शन में। ऐसे समझो, यानी कि कहने का मतलब है कि फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, जैसे होता है ना मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहाँ से निकल के इधर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये पोल से फील्ड लाइंस हम कहते हैं इधर से इधर की तरफ जा रही। उसी तरीके से यहाँ पे फील्ड लाइंस जो फील्ड होंगी वो इसके एक्सिस के क्रॉस इधर से निकल के ऐसे गोल बनाएंगे, ऐसे समझ। तो फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। जब फील्ड डायरेक्शन इस कॉइल में ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से इधर की डायरेक्शन में है, तो जो, ठीक है, अब ये जो फ्लक्स होगा मतलब फील्ड होगी, ठीक है ना, कुछ ऐसे, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इसके क्रॉस लिंक करेगा, तो क्या होगा? करंट मिलेगा। अब इसमें बताइए कि ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट क्या डायरेक्शन होना चाहिए करंट का, कि, ठीक है ना, रैंडम नहीं बना सकते हैं, क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा बताइए तो लेंज लॉ को फॉलो कर जाए। देखिए, तो लेंज लॉ क्या कहता है, इसमें जो करंट का डायरेक्शन था जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर की तरफ मिला, तो इसके क्रॉस हमको इंड्यूस करंट मिला, उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी जो इस फ्लो ऑफ करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो उसका अपोज करे। यानी कि अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ मिल रहा है ना, ठीक है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा करो कि इसके एक्सिस के क्रॉस, भाई इसमें जब इंड्यूस करंट मिला तो वो भी करंट क्या करेगा? फील्ड जनरेट करेगा, और वो जो फील्ड जनरेट होगा वो हमेशा इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी इसमें जो इंड्यूस करंट मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? इसके हिसाब से क्लॉकवाइज। क्या होगा? क्लॉकवाइज। समझिएगा ध्यान से। अगर इस कॉइल, अब देखो, जब मान लो ये है, इसमें कॉइल ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो उसके हिसाब से इसमें करंट आ गया। अब डिपेंड करेगा कि ये कॉइल इधर आ रहा है कि दूर जा रहा है। अब देखो, जैसे जैसे ये कॉइल दूर जाएगा, ये जो फील्ड स्ट्रेंथ है, जो फील्ड की डायरेक्शन उधर है, इसके थ्रू क्या होगा? लिंक जो है वो मतलब फील्ड की वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे ये पास आएगा फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, उसी हिसाब से डायरेक्शन क्या होगा? जो पहले थी वही रिवर्स कर जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये जो डिफ्लेक्शन है ऐसे समझो। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट इसके क्रॉस, ठीक है ना, करंट का जो मिलेगा, इंड्यूस करंट मिलेगा, उसकी डायरेक्शन हमेशा उसी तरीके से होगी कि वो हमेशा उस करंट का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है। यानी कि उस चीज का हमेशा अपोज करेगा जिसकी वजह से जनरेट हुआ। अब अपोज कैसे होता है? मान लो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसकी वजह से करंट फ्लो, करंट फ्लो तो मैग्नेटिक फील्ड मिला, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर की तरफ है, तो इसमें जो जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस करंट वो कैसा होगा? अपोजिट। इस सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ मान लो घट रहा है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसकी वजह से बढ़ाया जाएगा। इसकी वजह से जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है इसकी वजह से उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घटाया जाएगा। ऐसे ही होता है। बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। अब जैसे मान लो
ठीक है, मैग्नेट लेके देख लो, ये कॉइल है, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सोर्स आपका मैग्नेट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेट लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, कुछ इस तरीके से होंगे, ऐसा ही होती है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ध्यान दो, ये इधर की तरफ आ रहा होगा तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, इसके क्रॉस जो फील्ड होगा वो बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो ये इधर आएगा तो फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, अपने अंदर ऐसा करंट जनरेट करेगा कि इस डायरेक्शन में या तो फील्ड घटे या इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़े। तो ऐसा करंट जनरेट करो कि इस डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन हो जाए ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट, और इसकी वजह से जो फील्ड है वो इधर है, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इसकी वजह से मान लो इसको बी बी मान लो, और इसकी वजह से जैसे ही मान लो इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स लिंक, फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो फ्लक्स, और वेरिएबल फ्लक्स होना चाहिए, तो वेरिएबल कैसे होगा, जब इसको क्या करोगे आगे पीछे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कराओगे आगे पीछे, तो क्या होगा इससे, अब जैसे जैसे ये इधर की तरफ बढ़ेगा तब भी वेरिएबल फील्ड होगा, दूर जाएगा तब भी वेरिएबल फील्ड होगा, पास आएगा तो क्या होगा, वेरिएबल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर जाएगा फील्ड स्ट्रेंथ घटेगी तो क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड है वो क्या होगा, घटेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, जो इंड्यूस करंट है उसकी वैल्यू घटेगी। अब इसमें करंट की वैल्यू जब ये पास आएगा तो क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अब वो करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, तो देखो फील्ड स्ट्रेंथ ये इधर आ रहा है ना, तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन इधर है। अब जब बी की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और वो बढ़ रही है, बी की वैल्यू बढ़ रही है इन दिस डायरेक्शन, तो इसमें करंट कैसा कर दो, ऐसा कर दो कि फील्ड उधर मिल जाए इसकी वजह से, यानी इसमें अगर हम क्लॉकवाइज करंट घुमा दें, कैसा कर दें, क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे अगर करंट फ्लो होगी, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, गड़बड़ हो गया। देखो अगर करंट ऐसे ऐसे फ्लो हुई, ठीक है, तो दिस इज द क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, अगर ऐसे ऐसे फ्लो हुई तो क्या होगा, हम कर्ल को ऐसे करेंगे, हमारा अंगूठा उधर जाएगा, हमको अंगूठा उधर रखना है। अगर कॉयल ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो होगी, तो हमको एक्सिस के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्ल करके सेंटर की तरफ घुमाइए, आइडियल क्रॉस आर उधर की तरफ, यानी कि करंट कैसे मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसे मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट मिलेगा, बात समझ में आया। तो अब यही मैग्नेट, सपोज करो मैग्नेट है तो हम दूर ले जा रहे हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, यही मैग्नेट को हम क्या करें, दूर ले जाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड दूर ले जाओगे तो ये जो नॉर्थ पोल का पास आ रहा था तो स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, दूर जाएगा तो स्ट्रेंथ घटेगी, तो दूर, तो यानी कि दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रॉस घट रहा है, इस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में घट रहा है, तो जब घटेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन जो करंट की क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। पहले ये जब इधर आ रहा था तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही थी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसमें करंट उस तरीके से हुआ कि उस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ा दिया। अभी ये दूर जाएगा तो फील्ड स्ट्रेंथ इसके क्रॉस घटेगी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन क्या इधर है, तो इसी डायरेक्शन में इसके दूर जाने से इस डायरेक्शन में फील्ड स्ट्रेंथ घट रही है। अगर घट रही है तो क्या करो, इस कॉइल का ऐसे करंट रोटेट कराओ, ऐसे कराओगे तो ऐसे घुमाओगे तो फील्ड किधर मिलेगी, ड्यू टू दिस करंट, इसके एक्सिस के क्रॉस इधर की तरफ। तो आपको यही देखना है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो जो सोर्स ऑफ फील्ड है वो टुवर्ड्स द कॉइल आ रहा है या कॉइल से दूर जा रहा है, बस इतना ही देखना है। सोर्स का जो फील्ड डायरेक्शन है वो कॉइल की तरफ आ रहा है कि कॉइल से दूर जा रहा है, अगर कॉइल की तरफ आ रहा है तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो उस हिसाब से सोर्स में देख लीजिए किस डायरेक्शन में करंट जनरेट हो रहा है, मतलब कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट जनरेट होनी चाहिए, करेक्ट। तो कॉइल में उसी डायरेक्शन में हमेशा करंट जनरेट होगी अकॉर्डिंग टू लेंज नियम,
जिसके कारण, ठीक है ना, वो जनरेट हुआ है और वो हमेशा उस चीज का अपोज कर सके जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है ना, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट, ठीक है ना, इन अ सेंस इन विच द इंड्यूस ईएमएफ और करंट इज जनरेटेड बाय दिस, ठीक है ना, अदर सोर्स इन अ मैनर दैट विच अपोज द, ठीक है ना, अपोज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोर्स और, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोर्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सोर्स की वो हमेशा क्या करे, ठीक है ना, उसका अपोज करे, यानी कि कॉइल में करंट का जो डायरेक्शन है वो उसकी वजह से, ठीक है ना, हमेशा वो सोर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है, भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके क्रॉस क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस आया, ठीक है। लेकिन इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ या करंट इंड्यूस हुआ उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो हमेशा इस वैल्यू का अपोज करेगा, और अपोज करने के लिए आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फील्ड स्ट्रेंथ घट रही है या बढ़ रही है। जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है उस डायरेक्शन में घटा दो, जिस डायरेक्शन में घट रही है उस डायरेक्शन में बढ़ा दो, इतना ही करना होता है, ठीक है। अभी इस पे एक क्वेश्चन है वो मैं करूंगा। तो लेंज लॉ समझ में आ गया। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग लेंज ने कहा कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, एक बार और रिमाइंड करता हूँ, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की, ठीक है ना, जो पोलैरिटी है वो उसी के अकॉर्डिंग सेट होती है जो सोर्स है ना, तो जो सोर्स है सोर्स के अकॉर्डिंग ही सेट होती है हमेशा। वो सोर्स के द्वारा, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो उस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है उस डायरेक्शन में करंट की पोलैरिटी या इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी को करके, जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ है। बात समझ में आया? तो हमेशा अगर ये अब ये देखो कोई जरूरी नहीं है क्लॉक वाइज है तो ये क्लॉक वाइज ना हो, डिपेंड करता है ये इसी तरफ आ रहा है कि जा रहा है, क्या हो रहा है उसके हिसाब से। तभी मैं इस पर क्वेश्चन करूंगा तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। बस इतना जान लो कि हाँ, जो जिसकी वजह से जनरेट पैदा हुआ है वही उसी का अपोज कर रहा है जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है, ऐसा समझो, ठीक है। यानी कि इसका बर्न इनकी वजह से हुआ और बर्न होने के बाद ये इन्हीं का अपोज कर रहा है, ठीक है। अब कैसे अपोज कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से आराम से इनका अपोज हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा है ही ये लॉ, होता भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट मतलब उसको समझना। आप देखिए इस पे एक बेस क्वेश्चन है 6.4, इसमें देखिए बहुत अच्छा समझ में आएगा ये। इसमें क्वेश्चन नहीं है, सबसे बहुत मतलब क्वेश्चन देख लेने से आपको पूरा लॉ ही समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, ऐसे कुछ फील्ड बनाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये सारी मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस बनने का मतलब क्या हुआ कि इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ऐसे करके बना के इसमें क्या किया है, कुछ पिक्चर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, बस इतना ही बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया, यहाँ पे कोई पिक्चर बनाया है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे दिया है ए बी स्मॉल है सब, सी डी, और ये जो सोर्स है वो एरो दिखा दिया इधर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे ऐसे ही रैंडम पिक्चर बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दिया है और ये इधर जा रहा है, ये डी नाम दे दिया है, यहाँ पे सी नाम दे दिया है, यहाँ पे बी नाम दे दिया है और यहाँ पे ए नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एक बना दिया है वैसे ट्राइंगल टाइप से, और ये एरो दिखा दिया बाहर की तरफ जा रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ये फिगर बनाया है, अब इसमें मैं पढ़ देता हूँ क्या बोल रहा है। कह रहा है कि जो फिगर है इसमें शो द प्लेनर लूप ऑफ डिफरेंट शेप, एक शेप ये है, एक शेप ये है, एक शेप ये है, ठीक है। मूविंग आउट ऑफ और इनटू द रीजन, तो कुछ प्लेनर लूप जो है वो इन रीजन के अंदर आ रहे हैं और कुछ जो है वो बाहर की तरफ, तो ये दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं। एरो देखिए बाहर ले जा रहा है, ये एरो इधर ले आ रहा है और ये वाला क्या कर रहा है, अंदर की तरफ ला रहा है।
इतना तो ये जो लिखा था वो हो गया। पूछा डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ। ठीक है, डिटरमाइन करना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ। देखो यार बहुत आसान है ये। क्या है आसान? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फिगर, ठीक है ना, ए बी सी डी। देखो आप ध्यान देना, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ है, डायरेक्शन इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ऐसा समझो। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जिधर की तरफ होता है उधर ही फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जिधर नहीं होता उसकी तरफ अपोजिट कम होगी। तो फील्ड स्ट्रेंथ किधर की तरफ ज्यादा है, अंदर की तरफ। करेक्ट, अंदर की तरफ फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब ये जरा इसको देखो, ये जो लूप है ये अंदर की तरफ आ रहा है, यानी एक ऐसे क्षेत्र में आ रहा है जहां पे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, किधर की तरफ, अंदर की तरफ। इस लूप के क्रॉस फील्ड स्ट्रेंथ, अगर ये अंदर की तरफ पास करता जाएगा तो फील्ड स्ट्रेंथ अंदर की तरफ, भाई ये एरिया पूरा फील्ड है, तो इसमें ये अंदर की तरफ आ रहा है, एरो दिखा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, तो फील्ड स्ट्रेंथ इसके क्रॉस क्या होगा, लिंक जो होगा तो ज्यादा होगा। तो फील्ड स्ट्रेंथ इस सरफेस के क्रॉस क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। अच्छा, किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। तो हमेशा लेंज लॉ क्या कहता है, इसमें करंट वैसा डायरेक्शन दो कि जब, ठीक है ना, कि हमेशा जो है फील्ड स्ट्रेंथ इस लूप के क्रॉस जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड घटा दो। सपोज दैट इस लूप के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है जब ये अंदर की तरफ आ रहा है, किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ ही क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड घटा दो। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं घटा सकते हो तो बाहर की तरफ बढ़ा दो। दो चीजें हैं इसमें, लूप में अंदर की तरफ आने का मतलब है कि फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे एरिया में आ रहा है जहाँ फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है। किस डायरेक्शन में बढ़ी हुई है, अंदर की तरफ। तो आप क्या करो, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा दो कि फील्ड स्ट्रेंथ बाहर की तरफ बढ़ जाए। अगर फील्ड स्ट्रेंथ ऑलरेडी उसको मिल रहा है अंदर की तरफ बढ़ा हुआ, तो हम क्या करें, इसके अपोजिट में बाहर की तरफ बढ़ा दें। अगर अंदर की तरफ घटा हुआ है तो अंदर की तरफ बढ़ा दें, तब भी बैलेंस है। अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ घटा दो, या अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो अंदर की तरफ घटा दो। कई चीजें हैं, तो आपको कर बैलेंस करना है। तो अंदर की तरफ ये आ रहा है तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, किधर की तरफ, अंदर की तरफ। तो क्या करो, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या करो, चेक करो। अगर मान लो हम इसको ऐसे करंट का डायरेक्शन दे दें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देंगे तो राइट हैंड लो और कर्ल करो, तो ये थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस दिस लूप बाहर की तरफ मिलेगा। और इस लूप के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो नेचुरली दिया हुआ है वो बढ़ रहा है, वो किधर की तरफ, अंदर की तरफ। तो क्लॉकवाइज कर दे रहे हैं तो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फील्ड डिस्टेंस बाहर की तरफ मिल रहा है। यानी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो फील्ड डिस्टेंस बाहर, और नेचुरली जो फील्ड है, जो सोर्स है वो अंदर। तो एक फील्ड बाहर एक फील्ड अंदर। जो अंदर है वो फील्ड बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखो, वो फील्ड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सोर्स अंदर आ रहा है, फील्ड एरिया में आ रहा है। कहाँ बढ़, तो बढ़ रहा है तो मतलब अगर अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर दो, बाहर की तरफ मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द एक्सिस, बस काम हो जाएगा। तो इन फर्स्ट फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि करंट डायरेक्शन, ठीक है ना, करंट डायरेक्शन क्या होगी, लूप क्या फॉलो करेगा, ए बी सी डी, ऐसे ए बी, ऐसे ऐसे होगा करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हम लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, बी सी डी ए बोल सकते हो, ए बी सी डी बोल सकते हो, बस इतना जान लो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उससे फायदा क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज केस में हम निकालेंगे तो आउटसाइड फील्ड मिलेगा, तो इधर की तरफ फील्ड मिलेगा बढ़ा हुआ। इधर की तरफ फील्ड मिलने का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर ड्यू टू दिस इंड्यूस करंट, और एक फील्ड उधर की तरफ है जो बढ़ रही है। याद रखिएगा उधर की तरफ जो फील्ड है वो बढ़ रही है क्योंकि ये लूप अंदर की तरफ आ रहा है। दूसरा पॉइंट देखो ये वाला, इसमें देखो क्या है,
ये लूप बाहर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, इस एरिया से बाहर निकल रहा है। बाहर जैसे से निकलेगा क्या होगा, इस लूप के क्रॉस फील्ड स्ट्रेंथ घटेगी, किधर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ फील्ड घट रही है, कैसे पता चला, ये लूप बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ आ रहा है मतलब इससे जैसे जैसे ये बाहर आता जाएगा फील्ड स्ट्रेंथ घटती जाएगी, किस डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन। तो अंदर की डायरेक्शन में क्या करो, फील्ड बढ़ा दो। अंदर की डायरेक्शन में फील्ड बढ़ाने के लिए इसमें देखो, अगर क्लॉकवाइज घूमा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो अगर ऐसे घूमा तो फील्ड बाहर, अगर ऐसे घूमा तो फील्ड अंदर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंदर की तरफ फील्ड को बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉइल बाहर आ रहा है तो ओवरऑल फील्ड स्ट्रेंथ इसके क्रॉस घट रहा है और उसकी डायरेक्शन की तरफ अंदर की तरफ। तो घटता हुआ फील्ड अंदर की तरफ को क्या करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा, तो एंटी, ठीक है ना, क्लॉकवाइज करंट करना पड़ेगा, यानी इसमें करंट ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, इसमें इसको दूसरा मान लो, इसको पहला मान लो, इसको तीसरा मान लो। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज इन, ठीक है, क्लॉकवाइज मैनर, ठीक है ना, लूप लाइक दिस, इस तरह से डी ए बी सी, डी ए बी, आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी ऐसे भी लिख सकते हो, बस इतना जान लो क्लॉकवाइज होगा। अब इसमें देखो, इसमें भी वही हो रहा है, ये लूप जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जाएगा तो फील्ड स्ट्रेंथ इस लूप के क्रॉस घटेगा, किधर की तरफ, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ घटेगा तो इसमें क्या करोगे, ऐसा करंट दो कि अंदर की तरफ फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाए, बाहर की तरफ मत देना। अगर इधर दे दीजिए तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी और अंदर की तरफ वैसे ही घट रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ता है, जिधर घटता है उधर ही बढ़ा दो। तो अंदर की तरफ फील्ड स्ट्रेंथ घट रही है तो ऐसा करंट डायरेक्शन दो कि अंदर की तरफ बढ़ जाए, काम हो जाएगा, काट, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, फील्ड क्लॉकवाइज। तो थर्ड वाले में भी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, मैनर लूप बी ए सी बी, बी ए सी बी कर दो, हो गया, क्लियर है ना। तो बस आप क्या करो, सरफेस को पकड़ो, देखो उसके अक्रॉस जो फील्ड लिंक हो रहा है वो किस डायरेक्शन में है, और जिस डायरेक्शन में वो लूप फील्ड एरिया से बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है। फील्ड एरिया से बाहर आ रहा होगा तो लूप के क्रॉस फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही होगी, और किस डायरेक्शन में कम हो रही है वो आपका डायरेक्शन दिया होगा, तो उसी डायरेक्शन में क्या करो, फील्ड बढ़ा दो। बढ़ाने के लिए क्या करो, आपको पता ही है राइट हैंड को लेके कर्ल करना है, अंगूठा हमेशा क्या करता है, फील्ड का डायरेक्शन, ओके, दैट्स इट। तो आज के लिए बस इतना, इसके बाद हम अगला लेक्चर में देखेंगे बाकी, ओके, थैंक यू।